Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Now we are starting our topic types of bonds. तो देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में अगर हम देखें तो आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अलावा मेटेलिक बॉन्ड भी होता है। तो यहाँ पे हमने ये जो है 3 बॉन्ड्स को डिस्कस करना है। अगर हम इसमें देखें सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। इसमें हमने लुईस थ्योरी को यूज़ करना है। तो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू एन एटम विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एटम जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत लो हो, मतलब कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, और एक दूसरा एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़्यादा हो, वो आसानी से गेन कर ले इलेक्ट्रॉन। तो इनके दरमियान गुड लूज़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गुड गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन दे अटैच दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है, ठीक है। तो जो गुड लूज़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ये मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो ये हाई एनर्जी स्टेट पे होते हैं, ठीक है। और जो गुड गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ये लो एनर्जी स्टेट्स पे होते हैं। तो ये एनर्जी डिफरेंस ही रिस्पॉन्सिबल है इनमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। इसका मतलब हुआ जो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आ जाता है। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब इसकी हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। अगर हम पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उससे पीछे वाला जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इट्स एबिलिटी टू लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन इज़ ड्यू टू इट्स inherent tendency to achieve the nearest noble gas electronic configuration। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपनी नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे आर्गोन जैसा बनने की कोशिश करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। और उसके लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए यहाँ पे 419 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी कहाँ से आएगी अभी हम इसको देख लेते हैं। देखें क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, ये भी नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेता है, आर्गोन जैसा हो जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इतनी एनर्जी जो है ये रिलीज़ होती है, लेकिन ये इनफ एनर्जी नहीं है जो इसको कंपनसेट कर रही है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुद से एनर्जी दे रहे हैं, नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं खुद ही, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? देखें जब ये पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में अटैच होते हैं तो इससे जो एनर्जी निकलती है उसे लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। मतलब कि ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये जो है क्रिस्टल्स बनाते हैं, ठीक है, क्रिस्टल लेटस बनाते हैं। तो जब ये आपस में अटैच होते हैं तो इससे लेटेस्ट एनर्जी भी रिलीज़ होती है जो -690 किलो जूल पर मोल है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों एनर्जी जो रिलीज़ हो रही हैं वो जो चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह ये बॉन्ड जो हैं पॉसिबल हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि नेचर में स्टेबिलिटी काउंट होती है, तो जब ये पोटाशियम और क्लोरीन पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इस स्टेबिलिटी की वजह से ये बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन को हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरह ये पोटाशियम फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करता है, तो फर्स्ट ए ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स जैसे सोडियम होगा, रुबेडियम होगा, लिथियम होगा, दे आल्सो वांट टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो ये कैटायंस बनाते हैं। इस तरह 7A में जैसे हमने क्लोरीन डिस्कस किया, ये 7A का मेंबर है, तो इसमें फ्लोरीन है, बोरोमीन है, आयोडीन है, वो भी लूज़ करते हैं, तो वो एनायंस बनाते हैं। तो इस तरह ये जो कैटायन है आयन एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो आयनिक बॉन्ड बना देंगे, जैसे NaCl है। इसी तरह अगर हम 2A और 6A की बात करें तो 2A में जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह ये भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और उससे पीछे वाले में 8 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, जैसे कैल्शियम है यहाँ पे हमने लिखा हुआ। और इसी तरह 6A की बात करें तो अगर हम 7A से पीछे 6A आएँ तो इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे ऑक्सीजन
ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपस में इनमें जो बॉन्ड बनेगा जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी आयनिक होगा। इसी तरह अगर हम 3 और 6A में बॉन्डिंग देखें तो ये भी आयनिक हो सकती है। कैसे कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा इसके, ठीक है, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आपस में इनके जो बॉन्ड बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको पता होता है ये जो के ऊपर चार्जेस होते हैं एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, यहाँ पे भी सेम है तो वो कट जाएंगे। तो बहरहाल ये वाले जो बॉन्ड्स हैं इनमें आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। इनमें एक तो ये बात क्लियर होगी कि बॉन्ड्स इनमें आयनिक बॉन्डिंग है इसमें, तो ये आयनिक कंपाउंड्स हुए, आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक कंपाउंड्स हुए। इसके अलावा एक और टर्म यूज़ होती है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इनको आयनिक कंपाउंड्स भी हम कह सकते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कह सकते हैं बिकॉज दे हैव आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड का टॉपिक था जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। इसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन की, फिर एक्सप्लेनेशन की, ठीक है, और ये बात हमने कर ली, ठीक है जी। अब अगर हम आगे बात करें, लास्ट पे हमने ये बात करनी है कि ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं NaCl, ये प्योर 100% आयनिक करैक्टर नहीं रखता, ये 72% आयनिक करैक्टर है इसमें। इसी तरह अगर हम बात कर लें सीजियम फ्लोराइड, इसमें 92% आयनिक करैक्टर है। इट मीन्स कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों में अगर हम बात करें लिटरेचर से हम देख रहे हैं तो दोनों में आयनिक करैक्टर जो है किसी में भी 100% आयनिक करैक्टर जो है वो नहीं है, 100% आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता, ठीक है। देयर इज़ नो बॉन्ड इन नेचर विद 100% आयनिक करैक्टर। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? रीज़न ये है कि देखें आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। So this can happen only, complete transfer can happen only if one of the bonded atom has zero electronegativity value। कि एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीछे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक एटम की अगर ज़ीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी तो वो कोई अट्रैक्शन नहीं रख सकता इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उससे इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में चला जाए और वो वापस कोई अट्रैक्शन ना उस इलेक्ट्रॉन के लिए रखे, फिर 100% आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो लेकिन ऐसा तो कोई नहीं, आपने देखा है कि जितने भी बॉन्डिंग एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है कुछ ना कुछ। जैसे सीजियम है, ये सबसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 0.7 है, ठीक है। इसका मतलब ज़ीरो नहीं है किसी की भी, सबसे कम इसकी है 0.7। बॉन्डिंग एटम्स की मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे हमने नोबल गैसेस को नहीं देखना, नोबल गैसेस की तो वो बॉन्ड ही नहीं बनाते ना, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम बॉन्डिंग एटम्स की बात कर रहे हैं। तो इसको लास्ट पे अगर मैं वर्डिंग में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि वाई देयर इज़ नो बॉन्ड इन नेचर विद 100% आयनिक करैक्टर, तो इसका आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom. This can happen only if one of the bonded atom has zero electronegativity value. But for a bonding atom, ठीक है, zero electronegativity value is not possible. So that is why there is no bond in nature with 100% ionic character. ठीक है जी, तो ये आपने लिख देना इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।